हेलो गाइस, मैं हूं आर के पंकज और आप देख रहे हैं प्यारा सा चैनल डिस्कवरी पावर्ड बाय मास एकेडमी। लीजिए आप, आज मैं आपके लिए लाया हूं एक बहुत ही शानदार टॉपिक और जिसका नाम है ग्रेविटेशन। हम जानते हैं कि इस पृथ्वी पर प्रत्येक वस्तु एक दूसरे को आकर्षित करती है, अट्रैक्ट करती है और जिस फोर्स से वो अट्रैक्ट करती है उसी फोर्स के बारे में हम आज यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए, इसकी नेचर कैसी होती है और इसकी रेंज क्या होती है, ये किस टाइप का फोर्स है, ये सब हम आज डिस्कस करेंगे। सपोज करते हैं हम कि हमारे पास टू पार्टिकल है, मास m1 एंड मास m2। टू पार्टिकल है, क्या है बच्चों? टू पार्टिकल है, मास m1 और मास m2, और उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो r है। ये r हमारे पास है, दिखाई दे रहा है आपको? तो मानते हैं इनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो फोर्स दोनों मास के मल्टीप्लिकेशन के प्रोपोर्शनल और दोनों के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, जैसा कि बोर्ड पर नजर आ रहा है। तो यहाँ पर बच्चों देखो, इस प्रोपोर्शनल को अगर हम अच्छे से यूज करें तो m1 m2 अपॉन क्या होगा, r स्क्वायर। क्लियर? यहाँ से प्रोपोर्शनल साइन को अगर हटाते हम तो f इक्वल्स टू क्या आता है, g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये हमारे पास एक फोर्स हो जाएगा और इस g को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक, इसको बोलते हैं g को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, और जिसकी वैल्यू आप बताओ कितनी होती है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11। कितनी होती है बच्चों? 6.67 इंटू 10⁻⁻11। और इसकी अगर यूनिट निकालना चाहें तो अपने पास क्या होगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। ये इसका क्या हो जाएगा बच्चों, यूनिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यूनिट। देख लो आप, आ रहा है नजर? यहां पर हम इसका वेक्टर फॉर्म भी लिखना चाहें अगर, कि वेक्टर फॉर्म क्या होता है, तो वेक्टर फॉर्म देखिए क्या होता है। वेक्टर फॉर्म देखिए, वेक्टर फॉर्म में क्या आएगा हमारे पास, f g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर और r कैप। ठीक, यहाँ पर हमने ये क्या ले लिया, r कैप ले लिया। और r कैप क्या होता है, आप जानते हैं, यूनिट वेक्टर होता है। और ये किसके बारे में बताता है, हमें डायरेक्शन के बारे में बताता है बच्चों। किसके बारे में बताता है बच्चों, डायरेक्शन के बारे में। r कैप की वैल्यू क्या होती है, r कैप होता है वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। और इसकी वैल्यू अगर यहाँ शिफ्ट करते हैं, अपन पुट करते हैं, तो देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, f इक्वल्स टू g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, और ये r वेक्टर यहाँ पर r क्यूब हो जाएगा, r क्यूब, और ये वेक्टर। तो ये दूसरा वेक्टर फॉर्म है बच्चों ग्रेविटेशन फोर्स का। क्लियर है? नोट कर लीजिए यहाँ तक। इसके बाद लेते हैं हम, ये वेक्टर फॉर्म हो गया हमारे पास। कुछ प्रॉपर्टीज है इसकी, वो प्रॉपर्टीज ले लेते हैं। क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, प्रॉपर्टीज। फर्स्ट, this force does not depend on medium. This force does not depend on medium. This force does not depend on medium. ये फोर्स मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है।
कौन से फोर्स की बात चल रही है? बताओ बच्चों, कौन से फोर्स की बात चल रही है? इस फोर्स की बात चल रही है ग्रेविटेशन फोर्स की। ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। सेकंड, ये वीकेस्ट फोर्स है, वीकेस्ट फोर्स। कैसा फोर्स है? वीकेस्ट, सबसे कमजोर फोर्स है। अगर हम ऑर्डर देखें, ऑर्डर ऑफ स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, तो हमारे पास क्या आएगा? सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है न्यूक्लियर फोर्स, उससे कम होता है हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उससे वीक होता है वांडरवाल फोर्स, और सबसे वीक होता है ग्रेविटेशन फोर्स। फोर्थ अगर बात करते हैं नेचर, इस फोर्स का नेचर कैसा होता है? नेचर में ओनली अट्रैक्टिव टाइप फोर्स है, अट्रैक्टिव टाइप फोर्स। ये कौन सा टाइप का फोर्स है बच्चों? अट्रैक्टिव टाइप फोर्स है। कौन सा टाइप का फोर्स है? अट्रैक्टिव टाइप का फोर्स। क्लियर, समझ में आ रहा है? हम बात कर रहे थे अब ग्रेविटेशन के बारे में, इस फोर्स के बारे में क्या बहुत सारे पोस्टुलेट है। न्यूटन्स, जो सर आइजैक न्यूटन है, वो एप्पल वाली स्टोरी है, मैंने उसके बारे में डिस्कस नहीं किया है। अब इतने महान आदमी ने इतनी बड़ी बड़ी बातें बोली और मैं उन बातों को दोहराऊं तो कोई मतलब नहीं निकलता। सब लोग जानते हैं कि एप्पल वाली स्टोरी में क्या हुआ था। चलिए, यहाँ तक नोट है आपका, आगे बढ़ते हैं हम। ये क्लियर है अपने पास? अब देखिए, क्या कुछ बातें हैं जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी होते हैं, हम चाहें तो इनके बारे में और वो एक दो क्वेश्चन और है वो कर लेते हैं, फिर बात करते हैं अपन। जैसे मान लीजिए अपने पास क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन क्या बन सकता है? क्वेश्चन नंबर 1 कि टू बॉल्स हैं, बॉल, ये भी बॉल है और ये भी बॉल है, ठीक है। टू बॉल्स है, इनका मास, इसका 10 kg है और ये 20 kg है, और आर 100 मीटर की डिस्टेंस पे पुट किया गया, ठीक है। पूछा गया फोर्स क्या होगा, तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी? के जी, के तो आएगा नहीं, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। जी की वैल्यू क्या होती है गाइस? 6.67 इंटू 10⁻11, और मास m1 m2 है 10 इंटू 20 डिवाइडेड बाय आर। आर कितना है? 100 का स्क्वायर, ठीक। डेसिमल को अगर हम हटाते हैं, ये डबल जीरो से कैंसिल हो गया हमारे पास, इसको उधर ले जाते हैं तो 6.67 इंटू 10⁻11 और 10⁻², तो इजीली ये और भी अच्छे तरह से सोल्व हो गया। और इसकी यूनिट क्या डाल देंगे बच्चों? न्यूटन। क्लियर, नोट कर लो फटाफट, अगला क्वेश्चन करते हैं। Have you written now? नोट कर लिया बच्चों? चलिए हटाते हैं इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, m1 और m2 टू पार्टिकल हैं और इनके बीच का डिस्टेंस मान लिया हमने 100 मीटर है। m1 की वैल्यू गिवन है, m2 की वैल्यू गिवन है, मान लीजिए 4 kg है और ये 2 kg है, ठीक है। 1/3 मास m यहाँ पर रखा हुआ है और इसकी डिस्टेंस है x, ठीक है। तो हमसे पूछा गया कि इस x की वैल्यू क्या होगी कि यहाँ पर कोई फोर्स ना लगे, और इसकी वैल्यू भी ले लेते हैं हम 1 kg। क्या मान लेते हैं? इसकी, इस मास की वैल्यू मान लेते हैं 1 kg। 8 वाट डिस्टेंस फ्रॉम m1
from M1. At what distance from M1 capital M is kept so that it feel so that gravitation force is zero. Gravitation force is zero. ओके गाइस, क्वेश्चन को समझ लीजिए। दो आपके पास द्रव्यमान है 4 kg और 2 kg के, इनके बीच का डिस्टेंस 100 मीटर हमने रखा है, ठीक है। तीसरे मास को हमने कहाँ रखा? M1 से x डिस्टेंस पे रखा। तीसरे मास को हमने M1 से x डिस्टेंस पे रखा। उस x की वैल्यू निकालनी है ताकि इस पर टोटल ग्रेविटेशन फोर्स क्या हो जाए? जीरो हो जाए। क्लियर? नोट कर लिया? चलिए स्टार्ट करते हैं इसको करना। कैसे करेंगे हम? देखिए, ये जो मास है इस मास को क्या करेगा? अट्रैक्ट। ये बात तो सही है। तो यहाँ पर एक तो फोर्स लगेगा F1, M1 और M के बीच में फोर्स लगेगा, क्या लगेगा? G M1 M अपॉन ये डिस्टेंस कितने है? x², ठीक है। दूसरा फोर्स लगेगा M2 और M के बीच में, तो हमारे पास आ जाएगा G M2 अपॉन ये हो गया 100 माइनस x होल स्क्वायर। क्लियर? अब बोला गया कि रिजल्टेंट फोर्स अगर निकाले, दोनों का डायरेक्शन क्या रहेगा? अपोजिट। इस मास को ये पुल करेगा और इस मास को ये भी पुल करेगा। दोनों फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? अपोजिट हो गया। F1 F2 अपोजिट हो जाएगा, तो यहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स क्या आएगा? F1 माइनस F2, और ये जीरो हो जाए। क्या बोला है उसने? क्वेश्चन में मेंशन है कि ये जीरो हो जाए, ग्रेविटेशन फोर्स जीरो हो जाए, तो F1 F2 क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। F1 F2 सेम क्या हो जाएगा बच्चों? F1 F2 सेम हो जाएगा। या F1 और F2 की वैल्यू पुट कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा? x। क्या मिल जाएगा? x। नोट करो। दिखाई दे रहा है? अच्छा, थोड़ा धुंधलापन हो रहा है। अच्छा करते हैं। ओके गाइस, देखिए नेक्स्ट हम लेते हैं इसके बाद क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है हमारे पास? ट्रायंगल का क्वेश्चन है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है और सेम मास के पार्टिकल रखे हुए वर्टेक्स पे। ये R इसका क्या है? साइड है। R क्या है बच्चों? साइड। हमसे पूछा गया फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स ऑन वन मास ड्यू टू अदर मासेस। ABC वर्टेक्स है। ABC क्या है? वर्टेक्स है और इन पर सेम मास, इक्वल मास रखे हुए हैं, इक्वल मास। चलिए अब करते हैं इसको। मैं इसी पे निकालना चाहता हूं, ठीक है। ये क्या करेगा? C को A अटैक कर लेगा, और अगर हम देखें यहाँ पर निकालना चाह रहे हैं तो ये इसको इधर अटैक कर लेता है, ठीक है, और ये इसको इधर अटैक कर लेता है। C जो वाला मास है B को भी अटैक करता है, और C वाला मास है M को भी अटैक कर लेता है। फोर्स की वैल्यू F सेम रहेगी। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, 60 डिग्री होगा, तो ये भी क्या होगा आपके पास? 60 डिग्री होगा, ठीक है। अब दोनों फोर्स क्या है? सेम ही है। G M² अपॉन R², और यहाँ पर F की जो वैल्यू है G M² अपॉन R², तो 60 डिग्री है। ये भी क्या है? 60 डिग्री। तो रिजल्टेंट फोर्स आप जानते हैं क्या होता है? 2F cos θ/2, तो 2F cos 60/2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 2F cos 30, और 2F cos 30 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ जाएगा? √3F।
आंसर क्या आएगा बच्चों? √3f, ये √3f, √3f। गॉट इट? नोट कर लीजिए।